क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 21 जून का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का हमारा सेशन। आप लोगों को बता दें, यूपीएससी और ईपीएफओ का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप और सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चालू है। आप लोग 8564880530 9696066089 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। देखिए, हम लोग इंस्टाग्राम पे भी हैं, ओनली करंट अफेयर, टेलीग्राम पे चैनल हमारा है, ओनली यूपीएससी सिर्फ यूपीएससी के लिए चैनल है, और स्टडी फॉर सिविल सर्विस हमारा मेन चैनल है ही है, जिसको आपको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज के हमारे जो टॉपिक्स जो है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही आ सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्या है, फ्लैग सत्याग्रह यानी कि ध्वज सत्याग्रह या फिर झंडा सत्याग्रह, ये क्या है इसके बारे में जानेंगे। दूसरा ये है कि चुनाव परिणामों को कैसे चुनौती दी जाती है, जैसे इलेक्शन पिटीशन ये सब किए जाते हैं ना, ये कैसे होते हैं इसके बारे में जानेंगे। गवर्नमेंट ने एडिबल ऑयल जो खाद्य तेल होता है उसके आयात पे यानी इंपोर्ट पर टैरिफ जो है उसको रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक, ताकि सस्ता हो सके, बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा था। चिल्ड्रन एंड डिजिटल डम्प साइट्स रिपोर्ट, ये एक अलग सी एक रिपोर्ट आई है, इसके बारे में जानेंगे क्या है। और बैरियर टू साइक्लोन स्टॉर्म्स, साइक्लोन जो आते हैं, जो तूफान आते हैं, उनके लिए एक बाधा बनाने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि हम मैंग्रोव लगाएंगे और कैजुआरियनाज लगाएंगे, ठीक है ना, ये पेड़ हैं, ये नेचुरल जो है आपका एक बैरियर की तरह काम करेंगे। देखिए, 21 जून को सब लोग जानते हैं योगा डे होता है, ठीक, लेकिन कुछ और भी दिन होते हैं, कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे समर सोल्स्टिस होते हैं, सबसे बड़ा दिन होता है लेंथ वाइज, ठीक। म्यूजिक डे भी होता है, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी होता है, ये सारी चीज़ें आज ही होती हैं, ठीक, 21 जून को। देखिए, पहला हमारा टॉपिक है ध्वज सत्याग्रह। आप देखिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है हमारे टूरिज्म और कल्चर के, प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने अभी जबलपुर मध्य प्रदेश में ऑब्जर्व किया फ्लैग सत्याग्रह, ठीक, एक प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज कराया गया था। आज़ादी से अमृत वाला जो है वो तो कार्यक्रम चल ही रहा ना, कि 75वां साल है तो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं उसको, 15 अगस्त तक कई सारे अलग अलग जो है इवेंट्स चलेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें, उसी में ये भी एक कड़ी है। इसमें क्या हुआ था कि इंडिया में फ्लैग सत्याग्रह हुआ था, ये कैंपेन था पीसफुल, शांतिपूर्ण तरीके से, सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ये था पीसफुल तरीके से। ये 1930 के बाद वाला नहीं है, ठीक, उससे पहले का है, इतना और ध्यान रखिएगा। इंडियन भारतीय स्वतंत्रता में जो है ये एक कैंपेन था। इसका मेन यही था कि हम जाके झंडारोहण करेंगे, झंडा गाड़ेंगे कहीं पे जाके, हम लोग के राइट होना चाहिए कि हम लोग अपना जो है अपने मन का एक नेशनलिस्ट फ्लैग को जो है हॉइस्ट कर सके, और जो ब्रिटिश रूल है उसकी जो लेजिटिमेसी है कि हम उसको नहीं मानते हैं, ये दिखा सकें और उसको चैलेंज कर सकें। तो एक तरीके से ये क्या था, ये एक लॉ को तोड़ना था, और इसमें नेशनलिस्ट फ्लैग किया गया था, जिसकी वजह से क्या है हॉइस्ट किया गया था, जिसकी वजह से जो सिविल फ्रीडम थी, ब्रिटिश कई तरीके से हम लोग आज जो आसानी से चीज़ें कर सकते हैं वो तब नहीं कर पाते थे, तो उसके विरोध में एक प्रदर्शन था। और ये चीज़ हुई थी, फ्लैग सत्याग्रह कब हुआ था आपका, ज़्यादातर जो है सिटी जबलपुर और नागपुर, ठीक, जबलपुर और नागपुर में हुआ था 1923 में, ठीक, और भी कई जगह हुआ था लेकिन ये मोस्टली इन जगहों पे हुआ था। और इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो है झंडारोहण सत्याग्रह कैसे होगा, क्या होगा, ये सब 1922 में इसके बारे में प्रिपरेशन हो गई थी। और कहाँ पे हुआ था, टाउन हॉल जबलपुर में इसके बारे में प्रिपरेशन करी गई थी कि कैसे कैसे कहाँ का हम लोग करेंगे, विरोध अपना प्रदर्शन करेंगे झंडारोहण करके, ठीक, झंडा जो है सत्याग्रह करके। और इसकी वजह से डिप्लॉयमेंट ऑफ हैवी पुलिस कई सारी लगा भी दी ब्रिटिशर्स ने, और इग्नोरिंग, मतलब ब्रिटिश ने जो है पूरा काम किया कि ये ना हो सके, लेकिन फिर भी जो हमारे शहीद थे, ठीक है ना, जो नेशनलिस्ट थे, जो राष्ट्रवादी थे, जो लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने फिर भी किया। उनको जो है ब्रिटिशर्स ने काफ़ी परेशान भी किया, लेकिन वो लोग जो है उन्होंने अपना कार्य किया देश की आज़ादी के लिए, देश के और ब्रिटिशर्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए, ठीक। और ये न्यूज़ जो थी बहुत आग की तरह फैली हर जगह पूरे कंट्री में, और कई जगह जो है लोगों ने अलग अलग जगहों पे फ्लैग होइस्ट किया, ठीक। एक कहानी है पूरी स्टोरी की तरह, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ो कैसे क्या चीज़ हुई, कॉज, इवेंट, उसके फीचर्स और फिर इफेक्ट्स, ऐसे करके पढ़ो तो पूरा सीक्वेंस वाइज आप लोग करोगे तो बहुत आसान हो जाता है हिस्ट्री पढ़ना। आउटकम देखिए इसमें यही हुआ कि अरेस्ट हो गए नेशनलिस्ट जो प्रोटेस्टर्स थे,
जिन्होंने हॉइस्ट झंडारोहण किया था अक्रॉस द इंडिया, स्पेशली इंडिया। गांधी जी पहले से अरेस्ट हो गए थे, ठीक। उसके बाद ये लोग जो अरेस्ट हुए तो देश में काफ़ी ज़्यादा लहर फैल गई। लोग जो है ज़्यादा वो हो गए कि यार देखो ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। कई सारे और लीडर्स जैसे वल्लभ भाई पटेल जी थे, जमनालाल बजाज, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, CR राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे, इन्होंने रिवोल्ट किया। और पीपल जो है कई सारी जगहों से जो है ट्रेवल उन्होंने किया नागपुर में, और जो है सेंट्रल प्रोविंसेस जो हमारे है जैसे मध्य प्रदेश आज जिसे जाना आता है, ताकि सिविल डिसोबीडियंस जो है किया जा सके। और इन द एंड ब्रिटिश ने नेगोशिएट कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, समझौता कर लिया पटेल जी के साथ में। और कई सारे कांग्रेस के लीडर्स जो उस समय थे, और फिर जो प्रोटेस्टर थे वो अपना उन्होंने मार्च किया अनहिंडर्ड, उनको जो है झंडारोहण करने दिया गया, और कई सारे जो अरेस्ट थे उनको जो है रिलीज भी कर दिया गया, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि चुनाव परिणामों को कैसे चुनौती दी जाती है, हाउ आर पोल रिजल्ट चैलेंज। अब देखो ममता बनर्जी जी अभी जो है नंदीग्राम से हार गई थी, वहाँ पे कुछ काउंटी वाउंटी में उनको लग रहा था कि जो है कुछ हुआ है गड़बड़, तो अब वो जो है इलेक्शन पिटीशन यानी कि चुनावी याचिका दायर करने जा रही हैं, ठीक है। और उन्होंने वहाँ चुनाव हार गई थी। अब यहाँ पे देखिए शुभेंदु अधिकारी जी के खिलाफ होगा ये कि उनका इलेक्शन जो है, जो वो निर्वाचित हुए हैं, उसको वॉइड कर दिया जाए, इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ भ्रष्ट आचरण किया, यानी कि करप्ट प्रैक्टिसेस करी हैं। काउंटिंग जो प्रोसीजर था उसको फॉलो नहीं किया गया ढंग से। रिटर्निंग ऑफिसर जो थे उन्होंने उसमें कुछ ना कुछ जो है उनका मदद की है भ्रष्ट प्रैक्टिसेस करने में, ठीक। अब देखिए मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि इलेक्शन पिटीशन होता क्या है। इलेक्शन कमीशन का रोल होता है भैया रिजल्ट डिक्लेयर कर देना, और वो भी जब रिटर्निंग ऑफिसर जो है फाइनल रिजल्ट शीट फॉर्म 20 जो होता है उस पर साइन कर देता है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन रिजल्ट घोषित कर देता है। और जब रिजल्ट घोषित हो जाए उसके बाद आप इलेक्शन पिटीशन को दायर कर सकते हैं। ये ओनली लीगल रेमेडी है किसी भी वोटर के पास या फिर कैंडिडेट के पास जिसको लगता है कि कुछ ना कुछ जो है घपला हुआ है इलेक्शन में। सच ए पर्सन कैन चैलेंज द रिजल्ट थ्रू एन इलेक्शन पिटीशन और सबमिटेड टू द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जा सकता है, सीधे ये नहीं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। ऑफ द स्टेट इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंसी, अब वेस्ट बंगाल का है तो वेस्ट बंगाल के कोलकाता हाई कोर्ट में ये लोग जाएंगे। और ये पिटीशन 45 दिन के, जब से रिजल्ट आया है 45 दिन के अंतर्गत आपको करनी है, नहीं तो कोर्ट नहीं कुछ सुनेगी आपकी बात। और जो आपका ये प्रतिनिधित्व आपका अधिनियम जो है 1951, उसमें ये सजेस्ट करता है कि हाई कोर्ट जो है ट्राई करे कि ये कम से कम 6 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है 6 महीने में ये काम जो है इलेक्शन पिटीशन को निपटा दे। ज़्यादा उसको नहीं तो क्या होता है, यूजली देखा गया कि कई साल लगते हैं। हालांकि बोला गया है कि 6 महीने में इसको निपटाने का काम करना चाहिए हाई कोर्ट को। अच्छा, किन किन वजहों पर जो है इलेक्शन पिटीशन को फाइल किया जा सकता है, जैसे सेक्शन 100 जो है आपका रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट जो है वो, उसके कई सारे ग्राउंड्स बताए गए हैं। तो सेक्शन 100 में ग्राउंड्स बताए गए हैं कि अगर कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाइड ही नहीं है, योग्य नहीं है कि कंटेस्ट कर सके, तो इलेक्शन वाले दिन ही जो विनिंग कैंडिडेट है उसके खिलाफ इलेक्शन पिटीशन आप कर सकते हो। इसके अलावा जो है अगर वो किसी इंडल्ज है किसी करप्ट प्रैक्टिसेस में, ठीक, किसी रिलीजन के बेसिस पे किसी को कर रहा है या ब्राइबरी कर रहा है, सेक्शन 123 के अंतर्गत आता है। किसी को जोर ज़बरदस्ती करके वोट डलवा रहा है या फिर रोक रहा है रिलीजन के नाम पे, रेस के नाम पे, समुदाय के नाम पर, भाषा के नाम पे, तो ये सब जो है करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है, ठीक। अगर इम्प्रॉपर एक्सेप्टेंस ऑफ नॉमिनेशन अगर ढंग से नहीं हुआ है विनिंग कैंडिडेट का, तो भी उसको जो है उसके खिलाफ इलेक्शन पिटीशन आप दायर कर सकते हैं, ग्राउंड हो सकता है। माल प्रैक्टिस इन काउंटिंग प्रोसेस में अगर कुछ गड़बड़ी हुई है, घपला हुआ है, जैसा कि यहाँ वाला केस है, तो उसमें भी जो है रिसेप्शन ऑफ एनी वोट, कोई वो उसको बता दिया कि भैया ये वोट ठीक नहीं है या फिर ये वोट सही है, तो इससे घपला कराया गया है, उसको भी आप लोग ले सकते हो, ठीक। इलेक्शन पिटीशन का एक ग्राउंड बना सकते हो। और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट, इनका जो है इस कानूनों का अगर उल्लंघन किया है तो भी इसको ग्राउंड आप बना सकते हैं, ठीक। होगा क्या, अगर कोर्ट को ये लगता है कि भैया हाँ भैया वाकई में घपला कुछ ना कुछ माल प्रैक्टिसेस हुई है,
तो ये डिपेंड करता है कि जो इलेक्शन पेटिशनर है उसने वो क्या चीज़ मांगी है। अगर वो कह रहा है कि भैया इनका निरस्त कर दो ये पूरा चुनाव, तो निरस्त हो जाएगा। ठीक, सेक्शन 84 ये कहता है आरपी एक्ट में कि पेटिशनर ये कह भी सकता है कि रिजल्ट जो है ऑफ ऑल और द विनिंग कैंडिडेट्स में भी डिक्लेयर्ड वॉइड। जो भी या तो सारे जितने भी कैंडिडेट हैं या फिर जो जीते हैं उनका रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया जाए कि गलत है। और या फिर ये भी हो सकता है कि पिटिशनर ये भी कह सकता है कोर्ट से कि भैया डिक्लेयर करे, अगर उसने डिक्लेयर किया हुआ अपने पिटीशन में, तो कि मतलब जितना भी कैंडिडेट है या फिर विनर है उन सब का जो इलेक्शन है उसको ख़त्म किया जा सके, और खुद का जो है कैंडिडेचर, खुद को वो एक विनिंग कैंडिडेट माना जाए। ठीक है ना, तो ये चीज़ें, ये मतलब इलेक्शन पिटीशन में उसने क्या लिखा हुआ है कि भैया सामने वाला जो है फला फला आदमी जो ए थे उनका इलेक्शन को जो है वो जो है ख़त्म करो। दूसरा ये है कि उनका ख़त्म किया आपने, हमें जो है आपने क्या कर दिया, जीता हुआ घोषित किया। तो इलेक्शन की पिटीशन अगर ये सब चीज़ लिखी हुई है तो उस हिसाब से हाई कोर्ट काम करेगी। तो वर्डिक्ट जो होता है इलेक्शन पिटीशन के ऊपर, वो जो भी पिटिशनर फेवर में कहता है उसके हिसाब से होता है। अगर उसने कहा सिर्फ वॉइड कर दो तो वॉइड हो जाएगा, फ्रेश इलेक्शन होंगे। अगर उसने कहा कि नहीं इनको वॉइड करके हमको विनर घोषित करो तो फिर फ्रेश इलेक्शन नहीं होंगे, विनर घोषित कर दिया जाएगा। ठीक, अगला टॉपिक है आसान सा कि गवर्नमेंट ने अभी जो खाद्य तेल है, एडिटेबल ऑयल है, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल होता है, ये सारी चीज़ें, उस पर टैरिफ जो इंपोर्ट करने होता है, जैसे इंपोर्ट करते हैं हम लोग एडिबल ऑयल, ठीक है, तो क्या होता है उसमें कुछ टैरिफ लगाया जाता है, कुछ बेस टैरिफ भी होता है कि मतलब 100 रुपये के नीचे तो नहीं। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं खरीदते तो है मान लीजिए 500 रुपये में, लेकिन इंपोर्ट करने के लिए कस्टम ड्यूटी ना देने पड़े उसको दिखा देंगे 25 रुपये। तो इसलिए क्या होता है बेस है, मतलब इतना तो गवर्नमेंट कहती है इसके नीचे तो आप इन्वॉइस ला ही नहीं सकते, इतना तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। तो सब लोग 100 रुपये के हिसाब से जो है कम से कम वो तो लेते ही लेते हैं, और ज़्यादा अच्छी सुपरविजन होती है तो जितना होता है उतना ही का ही देते हैं पूरा टैक्स। तो अभी जो है गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया है टैरिफ आपका इंपोर्ट एडिबल ऑयल पे, जैसे कि पाम ऑयल हो गया, ठीक, और यूएस डॉलर जो है 112 पर टन, ये अभी जो है रिड्यूस किया गया, पर टन की बात हो रही है। और इससे कहा गया कि जो डोमेस्टिक प्राइसेस जो हैं वो भी कम होंगे। अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, उसने ये बोला है अधिसूचना जारी करते हुए कि टैरिफ इंपोर्ट जो है क्रूड पाम ऑयल पर आपका 86 पर टन जो है यूएस डॉलर कम कर दिया गया है 86। और उसने ये भी बताया आपका सीबीआईसी ने कि जो क्रूड सोयाबीन ऑयल, ये भी खाद्य जो है एक तेल होता है, उस पर यूएसडी 37 पर टन कम कर दिया गया है। ठीक, जो चेंजेस हैं वो 17 जून से लागू हो जाएंगे, इफेक्ट में आ चुके हैं। और टैक्स एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जो हमने टैरिफ को कम किया है, जो गवर्नमेंट ने कम किया है, इसकी वजह से जो डोमेस्टिक, अब देखो जब इंपोर्ट ही देश में आ रहा है तो इंपोर्ट ही अगर सस्ते में आ रहा है तो जो तो मतलब मान लीजिए बल्क में लोगों ने खरीदा था, ठीक, थोक में, तो जो खुदरा या फिर रिटेल में जाएगा धीरे धीरे तो वहाँ पे भी सस्ता हो जाएगा। पहले जो मान लीजिए अगर 500 रुपये में हो रहा था इम्पोर्ट, अब अगर वो जो 250 रुपये में हो रहा है तो सस्ता रहेगा ना, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक, इससे रिपल इफेक्ट होगा धीरे धीरे, सप्लाई चेन और सब लोग जो है अल्टीमेटली उपभोक्ता को भी सस्ते में तेल दिया जाएगा खाने के लिए। ठीक, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, घर में घुस रहा आदमी तो पता चला खाने के लिए तेल बहुत महंगा है, बाहर जा रहा है तो पता चला तेल और पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा है, तो करे क्या आदमी, जाना तो कहीं ना कहीं तो रहेगा ही ना। अब लोग कह रहे हैं घर में रहो क्योंकि जो है कोरोना है, तो ये वाली चीज़ है। इन इंडिया देयर इज़ अ बिग गैप। अब क्या है कि हमारे यहाँ क्या होता है कि हम प्रोड्यूस बहुत कम करते हैं उत्पादन, और कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ता है इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट पे जो है टैरिफ ज़्यादा लगाया जाता है तो जो है वो महंगा होता जा रहा है एडिबल ऑयल। ठीक, मैसिव इम्पोर्ट करना पड़ता है। 2/3 जो हमारा इम्पोर्ट होता है डिमांड के थ्रू पूरा होता है, मतलब जो हमारी 2/3 जो 66% डिमांड है हमारी कंजम्पशन की, वो तो इम्पोर्ट से ही पूरी होती है। तो ये वाली चीज़ें जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है उसने कुछ आंकड़े भी दिए कि हम कितना तेज़ी से बढ़ रहा है हमारा इंपोर्ट का दायरा, और इंपोर्ट बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे रिटेल प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, और हमारा फॉरेक्स भी तो जाता है यार, फॉरेन रिजर्व में तो हम जब इंपोर्ट करते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा में पेमेंट करना पड़ता है। अगला जो हमारा टॉपिक है चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंप साइट्स रिपोर्ट। कुछ अजीब सी रिपोर्ट नहीं लग रही है आपको? ये जो है आपका, इसमें ये बताया गया है कि चिल्ड्रन जो वर्किंग है इन द इनफॉर्मल प्रोसेसिंग, ठीक, अनौपचारिक जो आपका प्रसंस्करण है
उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, जो बच्चे काम कर रहे हैं, उनको क्या जो है जैसे कि ये डिस्कार्डेड ई वेस्ट, अब हमारे देश में अब पूरी जगह देख लो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ठीक, अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी बढ़ रहा है। तो ये ज़्यादातर जो वेस्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट जो है, इसको जो है, इसको वैसे तो साइंटिफिकली होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर क्या है कि सस्ते और अनसाइंटिफिक और इनफॉर्मल अनौपचारिक जो है प्रसंस्करण होता है ई वेस्ट का। और वहाँ पे जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको क्या क्या रिस्क है, उनके संबंधित जो है ये रिपोर्ट निकाला गया है। इसमें देखिए की फाइंडिंग्स क्या है कि करीबन 1.8 करोड़ चिल्ड्रन जो है, या फिर जो युवा है, ठीक, वो जो है आपका ई वेस्ट डंप साइट में काम करता है, जो कि जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक, और उनको काफ़ी ज़्यादा जो है स्वास्थ्य का हैज़ार्ड हो सकता है। और 118 मिलियन जो चिल्ड्रन है उसमें से अगर आप देखो तो 12.5 मतलब 13 जो परसेंट जो है वो तो वीमेन है, ठीक, जो कि ई वेस्ट डंप साइट में काम करते हैं हर साल। और इसमें कई सारे लोग तो 5 साल से भी छोटे हैं। और ई वेस्ट में बहुत मतलब बुरा हाल है, बच्चों का जीवन मतलब खराब है, पूरा बचपन भी खराब है और फ्यूचर तो खराब है ही। ई वेस्ट जो है हाई इनकम कंट्रीज वाले क्या करते हैं, जैसे यूरोप हो गया, वेस्टर्न कंट्रीज वाले क्या है कि वो वहाँ पे यूज़ तो होते हैं और वहाँ से कचरा उठाकर सस्ते दाम पे बेच देते हैं यहाँ पे, ठीक, डंप कर देते हैं हमारे मिडिल और लोअर इनकम कंट्रीज़ में हर साल, कि भैया प्रोसेसिंग करो, इसमें कई सारे मेटल्स होते हैं ना, जैसे गोल्ड हो गया, कुछ बहुत बहुत ट्रेस मात्रा में होते हैं, लेकिन होते हैं, तो उनको निकालने के लिए जो है यहाँ पे डंप कर दिया जाता है। देखिए वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे यूज़ हुआ, वहाँ पे उन्होंने कहा हम प्रोसेस नहीं कर पाएंगे ये गंदगी, तो ये एक मतलब कोई बिचौलिया मान लीजिए बैठ गया जो लोअर और मिडिल इनकम वाला था, उसने कहा एक काम करो भैया, ये पूरा जो कूड़ा कचरा है आपका, जैसे हम लोग करते हैं नॉर्मली, ये उठा के दे दो हमें 1,000 रुपये का। अब इसको लग रहा है कि इससे मैं कम से कम जो है 5,000 रुपये बना लूँगा, इसको एक एक को अलग करा के। तो अब उनको अलग अलग कराना है, प्रॉफिट कमाना है, तो बच्चे जो है, और बच्चे काफ़ी तेज़ी से भी काम करते हैं, पेशेंस के काम करते हैं, तो उनको रखते हैं और उनका जीवन जो है बच्चों का खराब हो रहा है। ठीक, अब ई वेस्ट को डिसमेंटल किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है, कई सारे मेटल्स हैं, गोल्ड, कॉपर, मरकरी, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इन सबको जो है इसमें से निकाला जाता है। प्रोसेसिंग जो है लो इनकम कंट्रीज़ में, इसमें कोई सेफ गार्डिंग नहीं होती है, कई कई बच्चे जो है मतलब बहुत ही अनहाइजीनिक, बहुत ही अनसाइंटिफिक वे से होता है। ठीक, और ये इतने सारे जो मेटल्स हैं, कई सारे हैवी मेटल्स भी हैं, मरकरी और सब, तो उससे जो है उनको जो है स्वास्थ्य को भी काफ़ी दिक्कत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ये रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक, डंप साइट जो है स्मॉल है, होते हैं, छोटे होते हैं, डेक्स्टर्स होते हैं, मतलब काफ़ी तेज़ी से काम करते हैं छोटे बच्चे, निपुण भी होते हैं। ठीक, कई सारी जो मदर्स हैं, प्रेग्नेंट वीमेन जो है वो भी काम कर रही होती हैं, तो उनके बच्चों को भी जो है प्रीमेच्योर डेथ, बर्थ भी हो जाती है, स्टिल बर्थ भी हो जाती है, डेथ भी हो जाती है बच्चों की, उन सारे जो महिलाएं काम कर रही हैं। ठीक है, और टॉक्सिक केमिकल से ये लोग जो है, और पोल्यूटेंट्स और ये सब भी से भी घिरे रहते हैं बच्चे। ये रिपोर्ट ने बताया गया है कि वर्किंग एट दीज डिजिटल डंप साइट्स, ठीक है ना, ई वेस्ट वाले जो ये इनफॉर्मल जो जो है, जहाँ पे इसको वो किया जाता है, डंप किया जाता है, उसको अब डिजिटल डंप साइट बोला जा रहा है। ठीक, और यहाँ पे क्या है कि बच्चों का लंग इन्फेक्शन, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड डैमेज और क्रॉनिक डिजीजेज जैसे कैंसर और जो है हार्ट की डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा है। इंक्रीजिंग प्रॉब्लम, ई वेस्ट देखिए बढ़ता ही जा रहा है, लोग ज़्यादा एक फ़ोन की जगह दो दो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, और ई वेस्ट जो दुनिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। 2019 में ये देखा है तो 53.6 मिलियन टन ई वेस्ट जो है वो जनरेट हुआ था। ये फैक्ट आप लोग को लिखना चाहिए, ग्लोबल ई वेस्ट स्टेटिस्टिक्स प्रोग्राम ने लिखा है। किस फैक्ट किसने सोर्स किया है वो भी जो लिखा करिए। ठीक, और इसमें से जो ये है आपका 53.6 मिलियन टन, इसमें से सिर्फ 17.4% जो ई वेस्ट है वो ही फॉर्मल यानी कि औपचारिक रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ में होता है। बाकी सब कुछ लो और मिडिल इनकम जो कंट्रीज़ है उसमें इलीगल प्रोसेसिंग होती है इनफॉर्मल वर्कर्स के द्वारा, और ये लाइकली है कि ये आने वाले सालों में और ज़्यादा बढ़ेगी, स्मार्टफोन और कंप्यूटर जिस तरीके से बढ़ रहे हैं। ई वेस्ट के बारे में अगर बता दें, इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन आ चुका है इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। ई वेस्ट के अगर बारे में बता दें तो ये वही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं उन सब के
जैसे कि आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक, कोई ओवन हो गया, ये सारी चीज़ आएंगी आपके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में। ठीक, उसको जो है आपका रिफर्बिश करने के लिए, पुनः उपयोग करने के लिए, पुनः विक्रय करने के लिए, रीयूज़ करने के लिए, रीसेल करने के लिए, सैल्वेज करने के लिए, रिसाइकलिंग करने के लिए, इसको जो है कंसिडर किया जाता है ई अपशिष्ट को। इनफॉर्मल प्रोसेसिंग होती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, उनके जो है हेल्थ काफ़ी ख़राब कर देता है ये बच्चों के। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी है, वातावरण का, पर्यावरण का प्रदूषण भी करता है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सीपीयू हो गया, इसमें कई सारे ऐसे मटेरियल है। मैंने आप लोगों से बोला भी था एक बार कि टॉक्सिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं और उनकी वजह से कौन कौन से डिजीज़ेज होती हैं, वो आप लोग को बतानी है। जैसे मरकरी से मिनामाता डिजीज़ होती है, इस तरीके से आप लोगों को लिखना है यहाँ पर। लेड, कैडमियम, बेरिलियम, ब्रोमिनेटेड फ्लेम, ये सब जो है आपके हैवी मेटल्स होते हैं, हार्मफुल मेटल्स होते हैं ई वेस्ट में। और रिसाइकलिंग और डिस्पोजल जो होता है, ये सिग्निफिकेंट इसमें रिस्क होता है जो भी कम्युनिटी और वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए। अगला जो हमारा टॉपिक है कि जो उड़ीसा है गवर्नमेंट, वहाँ उड़ीसा की ऐसी जो है ज्योग्राफी है, ऐसा क्लाइमेट है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है चक्रवाती तूफान, साइक्लोन जो है आपका, ये स्टॉर्म, ये सब आते रहते हैं। ठीक, तो ये नेचुरल हैज़ार्ड बहुत ज़्यादा आते हैं। हैज़ार्ड जो है वो डिज़ास्टर में चेंज हो जाते हैं क्योंकि कई सारे लोग तैयार नहीं है, वार्निंग सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, और जो है एक तरीके से लोग जो है तटीय क्षेत्रों में ज़्यादा भी रहते हैं। तो अब यहाँ पे उड़ीसा ने एक सोल्यूशन ढूंढा है कि जो साइक्लोन स्टॉर्म है, चक्रवाती तूफान है, उनको रोकने के लिए मैनग्रोव और कैजुआरियनाज लगाएंगे। ठीक, एक तरीके के पेड़ होते हैं आपका, ताकि जो है ये एक तरीके से एक बाधा बन सके जो ये हवाएं और इन सब से निपटने के लिए जो आती हैं साइक्लोन के स्टॉर्म के टाइम पर। ठीक, स्टेट का 480 किलोमीटर लंबा जो है आपका जो है ये कोस्टल बेल्ट में है, तो यहाँ पे लगाया जाएगा। मैंग्रोव तो लगाया जाएगा, जो ये स्कीम है आपकी, प्रोजेक्ट है इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट फेज़ 2 में। और कैजुआरियनाज जो है वो स्टेट के संसाधनों के द्वारा लगाया जाएगा। जो कोस्टल बेल्ट है उसमें ये नेचुरल बैरियर, स्ट्रॉन्ग जो विंड आती है ना, उसको रोकने के लिए काम आएगा। एक तरीके का बायोशील्ड होगा आपका स्ट्रॉन्ग विंड के खिलाफ। ठीक है, और आपका जो है 96, देखो आप, साइक्लोन आ चुके हैं उड़ीसा के 130 साल, पिछले 130 साल के इतिहास में जब से ये जोड़ा जा रहा है। और उड़ीसा जो है कई सारे नेचुरल डिजास्टर जैसे साइक्लोन, फ्लड, हेल स्टॉर्म, ओला वृष्टि जो होती है, ड्रॉट, इन सब का जो है इसकी यूनिक जियो क्लाइमेट कंडीशन की वजह से काफ़ी वनरेबल है। ठीक है ना, आपदाओं से घिरा रहता है। मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है, ये एक तरीके का ऐसा ट्री है जो ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे होता है। आपका पानी जो खारा पानी उसमें भी हो जाता है, और ज़्यादातर ये पानी के अंदर भी रहता है। जो सी ग्रास होती है उसी की तरह होता है मैनग्रोव। ठीक, जो फ्लावरिंग प्लांट ये भी होता है, लेकिन सी ग्रास जो है पानी के सिर्फ नीचे रहती है, मैनग्रोव पानी के ऊपर भी रहता है। इसका जो अपर ट्रंक होता है मैनग्रोव का, और जो लीव्स होती हैं वो ज़्यादातर कम पानी के ऊपर होती हैं। जो लोअर ट्रंक है वो, और बहुत ही एंड द वेरी लार्ज सिस्टम ऑफ अबव ग्राउंड रूट्स, और ऑफन जो है रूट जो है, देखिए पेड़ अगर ये है आपका, तो लोअर वाला तो पानी के नीचे है, ये सारी चीज़ें। ऊपर वाला ज़्यादातर फ्लावरिंग, लीव्स, ये सारा कुछ जो है पानी के ऊपर रहता है। तो तभी तो ये विंड को रोक पाएगा ना, ये वाली चीज़ है। इंपॉर्टेंस क्या है मैंग्रोव की, कि एक तो देखो ये जैसे ये आपका तटीय क्षेत्र है, तो ये जो है यहाँ पे इसमें लगा हुआ है, तो ये समुद्री है, मरीन है, ये टेरेस्ट्रियल है। तो इन दोनों के बीच में ये एक तरीके का इंटरफेस होता है, फॉरेस्ट होता है। ठीक, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल फोर्सेस के बीच में, जलीय और स्थलीय वनों के बीच में। और ये प्रोटेक्शन देता है कोस्ट लाइन को। इसमें सॉइल इरोजन भी नहीं होता है, ठीक, अपरदन भी नहीं होता है मृदा का। डिजास्टर को रोकने में मदद करता है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा देखा गया है कि ये रोकता है, अपने अंतर्गत उत्सर्जित नहीं होने देता है। वहीं लैंड और सी के बीच में इंटर वो है, और ये देखा गया है जो ऐसी जगहों पे, ये ऐसी मृदाओं में ये पैदा होता है जहाँ पर जो है ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट वाटर लॉन्ग सॉइल जो है वहाँ पे भी हो जाता है आसानी से, जैसे जहाँ पर जो है हाइड्रोजन सल्फाइड पाया जाता है। ठीक, तो ये अच्छी बात है। और ये नेचुरली कई सारी चीज़ें और भी करते हैं, जैसे कोस्टल प्रोटेक्शन, तटीय क्षेत्रों को, फिश फाउना प्रोटेक्शन, हाइड्रोलॉजिकल रिजीम, इन सब में भी काम देता है। सॉइल इरोजन नहीं होता है, पर्दन नहीं होता है, और जो कई सारा आजीविकाएँ हैं वहाँ की कोस्टल कम्युनिटीज़ की, उनको भी सुरक्षित रखता है। आज हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, ओनली यूपीएससी करके आप लोग ढूंढ सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल
ओनली यूपीएससी, ठीक, ओनली यूपीएससी चैनल टेलीग्राम पे आके सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, वहाँ पे आके डिस्कशन ग्रुप में आप लोग आंसर अपना पोस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिजास्टर एंड हैजार्ड? डिजास्टर और हैजार्ड के बीच में क्या डिफरेंस है ये आप लोग को बताना है, उदाहरण के सहित आपको समझाना है। और आगे हम लोग अपने फेवरेट सेक्शन में कॉमन है आईएएस पीसीएस, इसमें देखिए हम लोग ये करते हैं कि कैसे प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इस पर ध्यान देते हैं। अब देखिए आईसी मेट जो है आपका इंडियन सर्टिफिकेशन फॉर मेडिकल डिवाइसेस जो है, इससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, कौन से सही हैं पूछा गया है। ये लॉन्च हुआ था 2016 में। कई सारे जो फ्रॉडलेंट सर्टिफिकेशन जो प्रमाण दिए जाते हैं, क्वालिटी को ऑडिट ढंग से नहीं किया जाता है मेडिकल प्रोडक्ट और डिवाइसेस का, और जो है इससे संबंधित जो है ये वाला आपका प्रोग्राम है। तो ये क्या सही है? इसका उद्देश्य ये है कि मेडिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं और जो डिवाइसेस होते हैं वो ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुसार होने चाहिए। देखिए यहाँ पे सारे ही स्टेटमेंट सही है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है आप लोगों को बताना है। इसने लॉन्च किया है इंडियन सर्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, ठीक, और इसमें यही है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम देखा जाता है, गुणवत्ता पे ध्यान दिया जाता है, जो भी टेस्टिंग प्रोडक्ट और इन सब की अच्छे से होती है, ताकि जो क्वालिटी है मेडिकल डिवाइसेस की वो बेहतर से बेहतर हो सके, ग्लोबल लेवल, वैश्विक लेवल की हो सके, स्टैंडर्ड की हो सके। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है ग्लोबल पीस इंडेक्स से, ठीक, इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये। कौन करता है? यहाँ पे फॉल्स आपसे पूछा गया, ध्यान रखना फॉल्स, तो ये सब सिली मिस्टेक मत करिएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है आपका कौन निकालता है, प्रकाशित करता है? ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। क्या ये करता है क्या? अभी 15वां एडिशन इसका संस्करण निकाला गया है, और जो है इसको किसने निकाला? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। और इसमें फ्रांस जो है दुनिया का मोस्ट पीसफुल कंट्री बनाया गया है, लेकिन देखिए ये गलत है, आइसलैंड बनाया गया है। आइसलैंड मैंने आप लोग को जो है स्टेट वाले जो है उसमें जो जल डमरू मध्य वाला जो वीडियो था उसमें बताया भी था, ग्रीनलैंड और ये छोटा सा आइसलैंड है, फिर जो है आपका ये यूके और ये सब आइलैंड है। तो ये आपका जो है आर्कटिक और अटलांटिक ओशन के बीच में पड़ता है। आइसलैंड जो है ये सबसे शांति प्रिय पीसफुल कंट्री है पूरी दुनिया में। इंडिया की जो रैंकिंग आई है 2021 वाले में वो है क्या, 135वीं, जो कि सही स्टेटमेंट है। पूछा लेकिन फॉल्स गया, तो ओनली 2 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। आइसलैंड जो है सबसे ज़्यादा पीसफुल है, फिर न्यूजीलैंड, डेनमार्क, पोर्टुगल, स्लोवेनिया है। अफगानिस्तान सबसे लीस्ट है। बांग्लादेश, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान 145वें पे, हम कितने पे थे? 135 पे, ठीक, हम इनसे ज़्यादा शांति प्रिय हैं। 91st जो है आपका रैंक मिली बांग्लादेश को, और 163 रैंकिंग टोटल दी गई थी पीसफुलनेस के आधार पर किस तरीके से। इसमें से करीबन जो है आपके 23 क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंडिकेटर दिखाए जाते हैं। तो ये आप पे आज का हमारा सेशन था, फ्रूटफुल सेशन था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी और सारे हम लोगों ने किए। अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए और शेयर और सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि हम लोग सुबह करंट अफेयर से संबंधित सारी चीज़ें करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लोगों का इंश्योर कर सकें। तो चलिए इसी के साथ में जो है आप लोग से लेते हैं अलविदा। कल फिर से सुबह 6 बजे होगी आप लोगों से मुलाकात। तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे मातरम।